हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को एवरेज एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं और उसके मैंने क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं एक्सीलरेशन को लेके काफ़ी डिस्कशन करूंगा और आज इसको वाइंड अप भी करेंगे। आज थोड़े से क्वेश्चंस और ज़्यादा होंगे, प्लीज़ यार पेशेंस रख के ये क्वेश्चन भी कर लेना, क्योंकि इसके बाद फिर आपको जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लगवा दिए उतने ही सफिशिएंट हैं। आप पाएंगे क्या, देखो होता क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गया, आप आगे बढ़ जाते हैं, प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ जाते हैं या मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ बढ़ जाते हैं, वी इक्वल यू प्लस सी टी, और यहाँ के क्वेश्चंस वीक रह जाते हैं। तो काइनेमेटिक्स में मेरे अकॉर्डिंग कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पेशेंस रख के यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस लीजिए, फिर आप देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बाद बाकी लॉज ऑफ मोशन से तो स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर तुम 5-5, 6-6 क्लास में एक एक चैप्टर वाइंड अप करते हैं, कोई चिंता ना करना। और ये मत सोचना समझाएंगे सब यार, जब यहाँ पर इतनी मगजमारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छा ही करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स लेक्चर 7। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के फंडे समझाता हूँ। हेडिंग लगाओ, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। देखिए, जब भी हम किसी इंस्टेंट की बात करते हैं तो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है बताइए। इंस्टेंट का मतलब आप लिखते हैं टी इक्वल टू टी। टी इक्वल टू टी होता है, पर यार इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका एक्चुअली में जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है टी इक्वल टू टी का, जो फिजिकल मतलब होता है वो ये होता है कि जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए जो भी है ये टी इक्वल टू टी है, और यहाँ पर हम देखेंगे जस्ट टी इक्वल टू या टी डैश इक्वल टू टी प्लस डी टी। तो टी इक्वल टू टी का मतलब जो भी हम घटना को देख रहे हैं वो एक डी टी के इंटरवल में देख रहे हैं, एक डी टी के इंटरवल में देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है वो कितना है, डी टी का। ठीक, तो देखिए जो ए एवरेज का फॉर्मूला आया था मैग्नीट्यूड केवल, तो वो क्या आया था बताइए, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आया था। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आया था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आया था। ठीक, ये आया था। और जब हम इसको डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर देंगे, मतलब ये बहुत ही छोटा, तो बताइए डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर देंगे तो डेल्टा टी को क्या लिख देते हैं, डी टी लिख देते हैं। और जब डेल्टा टी को डी टी लिख देंगे तो फिर डेल्टा वी को भी क्या लिख देंगे बताइए, डी वी लिख देंगे। ये हम आपको बता चुके थे, ये आपको बता चुके हैं कि डेल्टा टी एक फाइनाइट चेंज होता है जो एक इंटरवल होता है, और डी टी एक बहुत ही छोटा चेंज होता है जो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। और ऐसे डेल्टा वी एक फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी, डी वी एक स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो फिर यहाँ पर यही जो ए एवरेज होता है, तो बताइए ए एवरेज ही क्या बनने लगता है। ठीक, इधर लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर ए इंस्टेंटेनियस जो हो जाता है, ठीक, तो यह आ जाता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और एक तरह से लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। इसका बस ये लिमिट लगाने का इतना सा मतलब होता है कि जो मैं इंटरवल ले रहा हूँ वो बहुत ही छोटा ले रहा हूँ, और इसी को हम लिख देते हैं डी वी अपॉन डी टी। ठीक, डी वी अपॉन डी टी। तो ए इंस्टेंटेनियस की जो डेफिनेशन हो जाती है यार, वो हो जाती है, ए लिख देते हैं कई बार इसको, बराबर डी वी अपॉन डी टी। ठीक, और इसको हम क्या पढ़ेंगे बताइए, मैथमेटिक्स के फिर जो आपको समझाया था उसके हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो किसी भी मोमेंट पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इतना पॉज करके उतारिए आप। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्लियर हुआ, हटाएं, पॉज करके उतारिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड, तो आप ऐसे कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity at any instant
इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। जैसे आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो कुछ भी ले लीजिए, वेलोसिटी जैसे मान लीजिए 2t² + 3 है, तो आपसे ऐसे पूछा है फाइंड ए, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ही ए होता है क्योंकि एवरेज को तो हम ए भी लिखते हैं, ए एट t = 0 and 1 सेकेंड, यही पूछ लिया जाए। तो अब बताइए v दिया हुआ है तो भाई डेफिनेशन ए क्या होता है बताइए, dv/dt, यही तो डेफिनेशन होती है। और क्या डेरिवेटिव आपको आता है? बिल्कुल आता है। तो बताइए a = आप लिखेंगे d/dt ऑफ v, v बताइए क्या है, 2t² + 3, तो ये आ जाएगा 2t² + 3। ओके, तो a बराबर, इसको डिफरेंशिएट करो, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। बताइए 2t² का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है, ये हो जाएगा 4t + 0, तो बताइए a आ गया 4t। तो अब एट अगर आपको फाइंड आउट करना है 0, बताइए a बराबर कितना आ जाएगा 0, एंड एट t = 1 सेकेंड, बताइए a बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर/s²। क्लियर हुआ फंडा? एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। ठीक है संदीप, एकदम आसान, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाए। अब इसमें 2-3 कंसेप्ट होते हैं, वो जरा सीख लो, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट, मैं ऐसे ही करके पढ़ाता हूँ जिसमें कॉन्सेप्ट 1 जो कन्फ्यूजन लाते हैं। सबसे पहले जैसे देखिए यार ए एवरेज, जब ए एवरेज पढ़ाया था तो आपको मैंने बोला था ΔV/ΔT, तो यहां पर बोला था द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन इज अलोंग द ΔV वेक्टर, और ΔV वेक्टर आसानी से निकल भी आता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। कैसे निकाला था हमने बताइए, ऐसे निकाला था कि अगर यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी v है, va मान लीजिए, और यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी vb मान लीजिए, तो जो ΔV हो जाता था वो हो जाता था v फाइनल, यही तो प्राइवेट है यार, v इनिशियल, और ΔV जो हो जाता था फाइनल को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपको हमने बताया है VB वेक्टर माइनस ये आ जाएगा VA वेक्टर, यही तो आपको पढ़ा चुके हैं। और फिर वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, हालांकि वो मैंने किससे किया था, कंपोनेंट मेथड से करके आपको दिखाया, वो सारी बातें पिछली क्लासेस में कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये क्लियर हुआ, ठीक है, लेकिन जब इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं ए इंस्टेंटेनियस की, तो ये आप लिखते हैं dV/dt, ठीक, dV/dt। तो यार ये भी अगर मैं बहुत अच्छी वेक्टर की प्रैक्टिस निकालूं, मतलब बहुत अच्छी वेक्टर की प्रैक्टिस करूं, तो dV भी निकल आता है, या ये कह सकता हूं यहां पर कि द डायरेक्शन ऑफ, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रख लो, इसी यही बच्चे फंसते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ए का मतलब ही, अगर मैंने कहीं ए लिखा है तो ध्यान रखना, ए का मतलब ही क्या है, इंस्टेंटेनियस, ए का मतलब ही क्या है, इंस्टेंटेनियस। द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज अलोंग द डीवी वेक्टर। अब डीवी वेक्टर थोड़ा सा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दे दे रहा हूँ, हालांकि उसको समझ में आपको लॉज ऑफ मोशन में जाके आएगा। जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, देखिए यार जन्म तो इसका फाइनली यहाँ से हुआ है ना, F = ma, यार इसका जन्म यहीं से हुआ है, तो इसी को जब हम लिखते हैं कि F एवरेज, आगे चल के समझाएंगे, तो यहीं से आ जाता है ma एवरेज, बात ये कही होती है। और जब हम इसी में लिखते हैं कि F इंस्टेंटेनियस, बड़े ध्यान से सुन लो, तो इसी को लिख देते हैं m × a इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ से यहीं से फिर डायरेक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके को जनरली, लेकिन अभी आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। पहले ही बता दूं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन आपको सर्कुलर मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो वहां समझा ले जाऊंगा, ठीक है। तो ए इंस्टेंटेनियस बताइए क्या आ जाएगा, एफ इंस्टेंटेनियस अपॉन मास। तो यहां से क्या कह सकते हो बताओ, ये कह सकते हैं कि ए इंस्टेंटेनियस का जो डायरेक्शन होगा वो एफ इंस्टेंटेनियस के अलोंग होगा, ठीक। ये यहां पर ऐसे करके बोला जाता है, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इज अलोंग द इंस्टेंटेनियस टोटल फोर्स, ओके, ठीक है। ये जरा लिख लो, ये मेन पॉइंट था अभी आपके लिए। हालांकि इसकी चर्चा नहीं हो सकती, पर हमने बता दिया है क्योंकि एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन आपको समझाया है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी तो समझाए, तो होगा तो वो डीवी के अलोंग, लेकिन वो इससे भी निकल कर आता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन जनरली डिस्कस किया जाता है वो अलोंग द इंस्टेंटेनियस फोर्स डिस्कस किया जाता है, ठीक। इतना उतार लीजिए पॉज करके। ये कॉन्सेप्ट 1 हो गया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। देखिए कंफ्यूजन बच्चों को क्या आता है, बच्चों को क्या लगता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जैसे पार्टिकल इधर जा रहा है भी, तो उनको लगता है अलोंग द टेंजेंट होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट 1 है, आप अभी रटो इसको, बाद बाकी आपकी जिंदगी में सब कुछ क्लियर होने वाला है, डोंट वरी फॉर दैट। जितना कह रहा हूं उतना तो करो, उतना करो आप ये मत सोचो कि आपकी आत्मा में नहीं डालेंगे इसका डायरेक्शन, 100% समझाएंगे यार, सब समय की बात होती है, आप जैसे कह रहे वैसे चलो। ये बच्चे सोचते हैं बस, ये नहीं होता है। हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें, ठीक। ये कॉन्सेप्ट 1 हो गया, हटाएं। चलिए जो कॉन्सेप्ट 2 आ जाता है, अब देखिए कॉन्सेप्ट 2 है कि जो ए वेक्टर होता है, ये मैंने डिफाइन किया डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। ध्यान से सुना, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, ये सब बच्चे दूर दूर तक नहीं समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। तो जो वी वेक्टर है ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। यार यहां पर कुछ बच्चे मुझसे कई बार नाराज हो जाते हैं, ठीक है, कई बार नाराज हो जाते हैं, लेकिन यार सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हो तो 100% सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, ये जान लेना। ये वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी वेक्टर है ये। तो जो वेक्टर होता है उसमें 2 बातें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। देखिए जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब हम जो ये लिखते हैं ना 2 लाइन लेके, उसको ऐसे भी लिखते हैं, बात एक ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वी ये क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। ये जो वी कैप होता है ये डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं जरा, क्योंकि देखिए अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये आ रहा है डी अपॉन डी टी ऑफ वी वेक्टर, वी वेक्टर की जगह ये लिख दो। अब देखिए एक वेक्टर में ये भी वेरिएबल हो सकता है, ये भी वेरिएबल हो सकता है। तो मैथ के हिसाब से आप बताइए, जितना मैथ पढ़े हो, अगर कभी आपको ये डेरिवेटिव करना हो, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई करना हो, क्या नहीं कर लेते हो, प्रोडक्ट रूल लगा देते हो, क्या करते हो, एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी, यही तो कर देते हो। तो अगर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल हो सकता है, डायरेक्शन भी वेरिएबल हो सकता है। मैग्नीट्यूड तो देखो कैसे वेरी होता है, आपको हम समझा दें कि आप एक बॉल गिरा दो तो नीचे जाने पर इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो बताइए इसमें क्या वेरी हो रहा है, मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है। पर अगर एक बॉल को मैंने हवा में ऐसे उछाल दिया तो बताइए यहाँ पे दोनों वेरी हो रहे हैं, डायरेक्शन भी वेरी हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल हो सकता है और डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल हो सकता है और डायरेक्शन भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे मैंने एक बॉल को यहाँ से उछाल दिया तो यहाँ पर देखिए ये पार्टिकल चलेगा, यहाँ पे v1 होगा v2 होगा, तो डायरेक्शन भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है, ठीक है, दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, ओके, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए
ए इक्वल टू, वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले मान लो वी को बचा लो, वी कैप को बचा लो, तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी, प्लस फिर आप इसको बचा लीजिए, तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी। ये क्या है देखिए, ध्यान से देखिए, ये था मैग्नीट्यूड, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये टर्म क्या है बताइए, जो आपको सिखाया है डिफरेंशिएशन में, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसकी भी बहुत चर्चा आएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन की सर्कुलर मोशन में जाके स्टार्ट होता है, काइनेमेटिक्स में तो हम इसी से काम चला लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए फाइनली ए जो वेक्टर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं। अब देखिए, एक तरह से ये जो पूरा कंपोनेंट है इसको कहते हैं ए टेंजेंशियल, और ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी, इसको कहते हैं ए नॉर्मल। अब यहां पर बस मैंने नाम इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, बाद बाकी आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ए टेंजेंशियल और ए एक नॉर्मल, तो असल में एक्सीलरेशन वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसका जो नाम होता है, इसका जो नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, नाम इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, याद कर लो नाम। और इसका जो नाम होता है इसको कहते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन। यार ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट 2 करके मैंने आपको पढ़ाया, एक कंसेप्ट 1 पढ़ाया, कंसेप्ट 2। तो एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी जो होता है वेलोसिटी वेक्टर होता है। वेलोसिटी वेक्टर में दो क्वांटिटी छुपी होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। अब जैसे मैंने आपको कोई भी जनरल पैराबोलिक पाथ बताया या सर्कुलर पाथ बताया, उस पर कई बार वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल होता है और डायरेक्शन तो 100% वेरिएबल होता ही होता है। तो अगर ये दोनों क्वांटिटी, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो एक इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक। तो एक बार आपने इसको बचाया यहाँ पर y को, फिर dx/dt किया, प्लस v, फिर इसको बचाया मैग्नीट्यूड को और dv अपॉन dt। तो ये v क्या था यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी था। v कैप क्या था बताइए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी था। तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस वाली क्वांटिटी को, तो एक तरह से ये जो वेक्टर है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक ये और एक ये है, दोनों वेक्टर ही। तो इस वेक्टर को मैंने ए टेंजेंशियल का नाम दिया और इसको मैंने ए नॉर्मल का नाम दिया। ये नामकरण हो गया है, बाद बाकी इसका अभी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, इसका पूरा का पूरा काम है किसका, ए टेंजेंशियल का। इतना उतारो, फिर दोनों के मतलब समझाता हूं, ठीक है। इतना उतारो, इतना उतारिए, इतना उतारिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास क्या आ गया, ये आ गया ए वेक्टर इक्वल टू ए टेंजेंशियल प्लस ए नॉर्मल। और ए टेंजेंशियल था कितना, किसके बराबर, ये आया था वी कैप और डी वी अपॉन डी टी। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड ले लोगे, इसका भी ले लोगे, और इसका तो 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है, तो ए टेंजेंशियल हो जाता है डी वी अपॉन डी टी। तो ए टेंजेंशियल जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट ए टेंजेंशियल जो डिफाइन किया, वो डिफाइन किया डी वी अपॉन डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्लियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
ठीक, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ए टेंजेंशियल। दूसरा होता है ए नॉर्मल, सुन लो जरा। ए नॉर्मल का फॉर्मूला क्या आया जरा बताइए, ये आया v और dv कैप अपॉन dt। देखो जब आप इसको सर्कुलर मोशन में ड्राइव करेंगे तो ये असल में, अब मैं क्या बताऊं, मैं नहीं, ठीक है यार प्लीज, मैं इसको नहीं ले जाना चाहता, फालतू में कंफ्यूज कर जाओगे। ये असल में क्या है, इसको कहते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन। और इसका काम क्या होता है ये बस जान लो, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है। इट ओनली चेंजेस, यार सर्कुलर मोशन में बहुत पढ़ाऊंगा, दोबारा से पढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस के साथ पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाला पढ़ाना था तो ये बताना बस इतना आवश्यक था कि एक भाई इसका और होता है जिसकी अभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, इतनी सी बात थी प्लीज यार। इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और ये क्या करता है, ये इट ओनली चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में केवल क्या चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन तो चेंज होता नहीं है। अगर वो बाई डायरेक्शनल भी होगा तो एक मूवमेंट पे चेंज होता है और वो फिर हम क्या करते हैं, अभी आपको समझा देते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो अब जरा हम इसको हटाएं। ठीक है, तो इन स्ट्रेट लाइन मोशन, in straight line motion we talk of only tangential acceleration। ठीक, जैसे आपने एक बॉल को उछाला भी, ठीक है, ये बॉल मान लीजिए ऊपर गई इस तरीके से, फिर लौट कर आई, तो मान लीजिए बॉल ऊपर जा रही है ये, तो अब आपको पता है जी नीचे लगता है। ठीक है, यही तो एक्सीलरेशन होता है, हालांकि अभी आपको समझा देंगे जी नीचे लगता है। यहाँ पर मान लो ये बॉल आपने ए से बी उछाली, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुई है तो डायरेक्शन तो बदला है। ठीक है, तो डायरेक्शन बदला है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस मोशन को ए से बी में डिस्कस कर लेते हैं और बी से सी में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसमें डायरेक्शन नहीं पलटा ए से बी में, और बी से सी भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसमें डायरेक्शन नहीं पलटा। बाद बाकी कुछ एप्लीकेशन ऐसे होंगे जिनमें स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन के चेंज का कोई महत्व नहीं होता है, वो वेक्टर इक्वेशन आपके सामने अभी देखेंगे। ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन में वी टॉक ऑफ ओनली टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, हम केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो ए इक्वल टू, जब भी मैं लिखूंगा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, ये भी लिखूंगा तब भी आप इसमें फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन ही देखेंगे। ठीक है, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, यहाँ पर 80 फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन ये लिखेंगे। बाद बाकी मैग्नीट्यूड होगा तो सीधे लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला आप जरा याद कर लो, बहुत आसान एकदम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए कंसेप्ट 3। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में जरा अंतर समझाते हैं। एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब आप केवल यही वाला सोचेंगे यार, डी वी अपॉन डी टी, और कुछ नहीं सोचेंगे इसके अलावा, यही सोचेंगे केवल। पहले तो ये सुन लीजिए, फिलहाल इसी पर फोकस करिए। तो एक्सीलरेशन का काम, ए का काम, ए का काम
ए का काम क्या है? ए का काम है फिलहाल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलना, यही काम है, यही तो बताया अभी वो जो बताया, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। अब ये मत कहना था डायरेक्शन, यार डायरेक्शन वाली तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो नॉर्मल एक्सीलरेशन में चला गया, उसको छोड़ दिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में हम केवल मैग्नीट्यूड की चेंज की बात करेंगे। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलना, केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलना। अब देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दो तरीके से बदला जाएगा, ध्यान से सुन लो अपने आप। देखो दो तरीके से, कैसे? जैसे यहां पर बॉल है, अब देखिए यहां पर v की वेलोसिटी है और यहां पर भी v की वेलोसिटी है। ऐसा हो सकता है कि t इक्वल टू टी पर वेलोसिटी ये है और अगले ही मूवमेंट पे जाके, अगले ही मूवमेंट पे जिसको मैं कह रहा हूं t प्लस डी टी, और वेलोसिटी घट गई यार या बढ़ गई, मान लो v प्लस डी वी हो गई, और यहां पर अगले ही मूवमेंट पे जाके ये t इक्वल टू टी पर ऐसा था और t इक्वल टू टी प्लस डी टी पर जाके वेलोसिटी घट गई, v माइनस डी वी हो गई मैग्नीट्यूड में, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर अब देखिए ए इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा तभी ऐसा हो पाएगा, और यहां पर ए इसके अपोजिट लगेगा तभी ऐसा हो पाएगा। तो बड़ी छोटी सी बात क्लियर हो गई कि जब ये ए जो होता है इफेक्ट जिसको मैं कहता था, अगर ये वेलोसिटी को बढ़ाए तब तो इसी इफेक्ट का नाम क्या होता है? एक्सीलरेशन। हालांकि मैं रिटार्डेशन को भी एक्सीलरेशन बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कंसेप्ट की बात हो रही है तब तो चीजों को डिस्टिंग्विश करके पढ़ना ही पड़ेगा। और जब ये ए वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करे तो इसी का नाम क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। ठीक, रिटार्डेशन होता है। तो यहाँ पे ए का काम क्या होगा बताइए? इसको कहेंगे एक्सीलरेशन, और ये ए क्या होगा बताइए? रिटार्डेशन। इतना लिख लो, फिर दोनों को सिस्टमेटिक लिखा देता हूं, दोनों को सिस्टमेटिक लिखा देता हूं, इतना कर लो। तो बहुत छोटी सी बात आ गई कि जब ए वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दे तो उसका नाम एक्सीलरेशन, और जब ए वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करे तो उसका नाम रिटार्डेशन। एकदम फंडा क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़े आगे। तो देखिए नट सेल में बात क्या आ गई फाइनली, ये जो ए होता है इसका नाम क्या होता है? इफेक्ट। इधर लिखता हूं, ए जो होता है इसका नाम क्या होता है? इफेक्ट। अब इसके दो नाम आ गए, एक क्या हो गया भैया? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ध्यान रखना बात केवल मैग्नीट्यूड के चेंज की कर रहा हूं, डायरेक्शन के चेंज की बात नहीं कर रहा, या केवल स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूं। और दूसरा आ जाता है रिटार्डेशन। ठीक, तो एक्सीलरेशन में क्या होगा? व्हेन ए इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, यह ऐसे शुरू से लिख दो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, at any instant of time when A increases the magnitude of the velocity, तो क्या कहते हैं उसको? एक्सीलरेशन। और रिटार्डेशन को क्या कहेंगे? at any instant of time, at any instant of time when A decreases the magnitude of the velocity, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाएगा, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाए तो रिटार्डेशन और बढ़ाए तो एक्सीलरेशन। एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, देखो, हटाएं।
देखिए जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल ये होता है, अगर यही देखिए एक बॉल को आप ऊपर उछालिए जरा, जब बॉल यहां पर जा रही होगी, खुद बताइए यू इस मूवमेंट पे घटता है, सबको दिखता है, तो कौन घटाता है? जी घटाता है इसको। और एक बॉल को आप ऊपर से गिराइए जरा, ऊपर से ड्रॉप करिए, तो जब बॉल यहाँ पर ऐसे जा रही होती है तो इसका वी बढ़ता है, सब जानते हैं। तो यहाँ पर कौन बढ़ाता है? जी बढ़ाता है। तो देखो जी यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे है, पर यहाँ पर इसका काम क्या है? रिटार्डेशन। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दे लो। यहाँ पे इसका काम क्या है? रिटार्डेशन है। जी वही, लेकिन इस मूवमेंट पर ये किसका काम कर रहा है? रिटार्डेशन का। और इस मूवमेंट पर किसका काम कर रहा है? एक्सीलरेशन का, क्योंकि इस मूवमेंट पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। यही जी किसका काम कर रहा है? एक्सीलरेशन। एकदम फंडा क्लियर हो गया होगा। तो वही ए जब मैग्नीट्यूड को बढ़ाए किसी भी मूवमेंट पर, तो उसी का नाम क्या रखेंगे? रिटार्डेशन, सॉरी एक्सीलरेशन। और जब वही ए किसी भी मूवमेंट पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाए, ये आपको आंखों से देखना पड़ेगा, तो उस मूवमेंट पर उसका नाम क्या होता है? रिटार्डेशन। क्लियर हो गया? कंसेप्ट कितने हो गए? 2 गए, ठीक, 3 हो गए शायद, जो हो गए देख लो कितने हो गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 3, नहीं कॉन्सेप्ट 4 आ गया। एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आप कई जगह देखेंगे, जैसे dy अपॉन dx है, तो आपको पता है स्लोप है, तो ये कई बार ध्यान से देखना, बापू समझाई दे रहा है जी। इसके 3 केस होते हैं, ये पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है, और ये जीरो भी होता है। एग्जाम्पल आप ऐसे ही देख लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यही देख लो। तो अगर यहां पे स्लोप देखेंगे, ये एक स्लोप यहां देखिए, और एक स्लोप यहां देखिए, तो देखिए यहां पर जो स्लोप है, ये जो भी थीटा है, यहां पर बताइए dy अपॉन dx क्या है? पॉजिटिव है। यहां पे देखिए ये जो स्लोप है, ये dy अपॉन dx नेगेटिव है, और ये dy अपॉन dx यहां जीरो है। ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि dy अपॉन dx होगा tan थीटा, तो tan थीटा 0 से 90 डिग्री में पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर ये ऑब्ट्यूस एंगल है 90 से क्या है? ज़्यादा है। तो जब ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो नेगेटिव होता है, और यहाँ पर जीरो तो जीरो। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव में बड़ी एक खास बात होती है, इसको जरा रीड करना है, इतना लिखो, इसी में समझाऊंगा मैं फिर। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, ये भी मतलब पूरी फिजिक्स में यूजफुल है, आज ही सीख लो इसको। तो देखिए जब dy अपॉन dx पॉजिटिव होता है, when dy अपॉन dx पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में जरा क्या होता है, जरा देखिए, आप खुद ही समझ जाइए। ये स्लोप है, तो अगर मैं यहां पर देखिए x आपने यहीं से लिया होगा, x आपने यहां से लिया होगा। अगर आप x को बढ़ाते हैं, मान लो dx से बढ़ाते हैं, तो आप ध्यान दिए देखिए x अगर बढ़ रहा है, अगर x बढ़ रहा है तो देखो y भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो y होगा वो ये होगा। मतलब मेन पॉइंट क्या आ गया कि यहां पर जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। या फिर x अगर आप घटाते हैं, बहुत ध्यान से देख लो, इतना आसान नहीं होता है। अगर आप यहां पे ले लेते हैं इसको, तो आपने यहां पे क्या x को घटाया, तो देखो y भी घट गया, तो x घटा तो y भी घटा, और अगर यहां पे x बढ़ा तो y भी बढ़ा। ये इसकी खास बात होती है। तो जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो दोनों वेरिएबल्स में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में सेम चेंज होता है। प्लीज बहुत अच्छा पॉइंट है यार। फिर मैं बता दूं, अगर कहीं भी
देखिए ये एक ऑब्जर्वेशन है जो काम आता है कि अगर इस पॉइंट पर आप स्लोप dy अपॉन dx पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है बताइए। इसका मतलब ये है कि जब आप x बढ़ाएंगे तो इम्प्लाई y बढ़ेगा और जब आप x को घटाएंगे तो फिर y भी घटेगा। ये खास बात होती है। तो अब हम क्या हर जगह स्लोप तो देखेंगे नहीं कि x बढ़ रहा है घट रहा है, हम टाइम के रेस्पेक्ट में बहुत सारी क्वांटिटी आती हैं और ऐसे ही पता लग जाता है कि कौन सी क्वांटिटी बढ़ रही है और कौन सी क्वांटिटी घट रही है। तो dy अपॉन dx को पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की आवश्यकता पड़ती है क्वेश्चंस में, अभी आप देखेंगे भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो याद रखिए जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो ये दोनों में जो चेंज होता है वो सेम होता है। मतलब जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे मान लो मुझे कहीं पे लिखना होता dv अपॉन dt इक्वल टू प्लस माइनस a दिया, अच्छा चलिए उसको अभी बताना है दूसरा, रुक जाइए अभी दूसरा बताया नहीं प्लीज। तो ये आपको बात क्लियर हो गई कि जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेगा तो डिपेंडेंट भी बढ़ेगा और अगर इंडिपेंडेंट घटेगा तो डिपेंडेंट भी घटेगा। ये बात क्लियर हो गई? इतना लिखिए जरा, बहुत अच्छा पॉइंट है प्लीज यार। यही सब कॉन्सेप्ट हैं जो आपको दूसरों से अलग खड़ा कर देंगे, मैं बता दे रहा हूँ। हर जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होगा और बच्चे फंसते हैं, इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक्स चल रहे हैं, चीजों को सीखते जाओ, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, शुद्ध देसी घी की तरह एकदम। ठीक है, अब देखिए दूसरा समझाते हैं आपको। अब देखिए एक्स वाई, जब ये dy अपॉन dx नेगेटिव होगा तो आप खुद देखिए नेगेटिव इस तरीके से यहाँ होगा, ये मान लीजिए यहाँ पे ये लिया, ये ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए तो इस पॉइंट पर स्लोप, तो ये यहाँ से x, ये यहां से y। अब खुद देख लीजिए आप, जब आप यहां पर x को बढ़ाएंगे तो पहले ही बता दूं अपोजिट चेंज होगा। देखो x आपने बढ़ाया, ये x बढ़ाया तो देखिए y क्या हो गया, y घट गया। लेकिन अगर आपने x को घटाया तो देखिए y बढ़ गया। तो जब x घटा रहे हैं तो y बढ़ रहा है और जब x बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है। तो यहां पर क्या होता है नेगेटिव अपोजिट चेंज में कि जब आप x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा एंड जब x को घटाएंगे तो y बढ़ेगा। ये याद रखा जाता है, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। ठीक, तो बताइए जब स्लोप नेगेटिव होता है तो इनमें अपोजिट चेंज होता है, x और y में अपोजिट चेंज होता है, तो फिर क्या लिखते हैं उसको, नेगेटिव लिखते हैं। लिख लीजिए, बहुत आसान है भाई। देख लीजिए यहाँ पे x था, अगर आपने x बढ़ाया ये तो y घट गया, इधर x घटाया तो देखो y बढ़ गया। तो घटाने पे बढ़ेगा और बढ़ाने पे घटेगा। अपोजिट चेंज होता है तो स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव ये सब बता चुका हूँ। अब स्लोप नहीं आता है तो बैक में जाइए पढ़िए यार, यही तो धीमे धीमे चीजें यूजफुल होती चली जाती हैं। अब इसका यूज दिखाऊंगा। तीसरा देख लो जरा, जीरो वाला। देखिए जब dy अपॉन dx जीरो होता है तो इसके तीन केस होते हैं, ये भी समझा दें आपको। इसके फर्दर तीन केस होते हैं। एक होता है y कांस्टेंट, एक होता है y मैक्सिमम और एक होता है y मिनिमम। इसको ग्राफ से ही समझा देंगे, एकदम आसान है। ये तीन केस होते हैं, या तो वो कांस्टेंट होगा जैसे ये कांस्टेंट है, या ये मिनिमा लेगा या ये मैक्सिमा लेगा। तो देखिए यहाँ भी जो स्लोप है वो बताइए dy अपॉन dx क्या है, जीरो है। यहाँ पर मिनिमा ले रहा है तब भी dy अपॉन dx क्या है बताइए, जीरो है। और यहाँ पर मैक्सिमा ले रहा है तो dy अपॉन dx क्या है बताइए, जीरो है। क्लियर? तो तीनों जगह स्लोप जीरो है। तो स्लोप जब जीरो होता है तो तीन बातें या तीन पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो फंक्शन कांस्टेंट है,
ठीक है, वैल्यू कांस्टेंट है, या वो मिनिमम है उस जगह पर, या फिर वो मैक्सिमम है। सबका यूज होता है बहुत कायदे से। इतनी मैथमेटिक्स और जोड़ लीजिए बहुत कायदे से, पेशेंटली। समझ में नहीं आए तो रटो, और रटते रटते याद हम मैं करा दूंगा, और बाद बाकी समझा तो दूंगा ही फिर, लेकिन समझा दिया है प्लीज। ये तो आपके लिए बोला है, जब नहीं समझ पा रहे हो तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप नीट के स्टूडेंट हैं, चाहे 12th के, चाहे 11th के, चाहे IIT के, चाहे नीट के, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हर बच्चे को आना ही चाहिए। नहीं कभी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। हटाएं। अब देखिए इसका यूज समझिए आप जरा, यूज कहाँ है, यूज समझाते हैं आपको, यूज समझाते हैं। कुछ एग्जाम्पल से आपको यूज समझाते हैं तो मजा आएगा आपको। जैसे देखिए, ये पाइप है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। अब जरा खुद बताना। अब मान लीजिए ये लेयर है, तो अगर पानी इसमें ऐसे नीचे निकलेगा, ऐसे निकलता जाएगा, तो ये लेयर 100% नीचे आएगी। तो नीचे आएगी तो ये इस मूवमेंट की वेलोसिटी होगी। तो मान लीजिए वेलोसिटी को यहाँ से हमने ये लिखा, मान लीजिए x1, और इसको यहाँ से नापा x2। तो जो वेलोसिटी होती है v, वो डिफाइन होती है ds/dt। प्लीज सुन लो जरा ध्यान से। लेकिन अभी तक तो मैंने ds/dt बोला था, पर एक्चुअली में प्लस माइनस लगाया जाता है, कारण वही स्लोप वाला। क्योंकि ds/dt क्या है, देखा जाए तो s और t ग्राफ का स्लोप ही तो है यार। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं प्लीज। ये जो s और t ग्राफ होता है, इसका स्लोप ही तो होता है ds/dt इस पॉइंट पर। हालांकि ग्राफ में और समझोगे, लेकिन यही तो है ds/dt। जो पढ़ाया है वो तो बोलो भाई। ds/dt है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप है। तो अब जरा आप देखिए, अब इसमें से हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे तो अपने आप समझ जाओगे। देखो अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसको देखो, अब यहाँ से ये लिखना चाह रहे हैं, मान लो आपने ये लिखा, एक ने वेलोसिटी को x2 की वजह से डिफाइन किया, क्योंकि x2 भी तो यहाँ पर लगातार चेंज हो रहा है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, मजा आ जाएगा। आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण है, कल से तो चीजें बहुत सिंपल हो रही हैं वैसे भी। और आपने दूसरे बच्चे ने लिखा प्लस माइनस dx1/dt। भाई x1 भी तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये फिक्स्ड है, ये x1 भी चेंज हो रहा है, x2 भी चेंज हो रहा है। तो एक स्टूडेंट ने ये काम किया और एक ने ये किया। ये स्टूडेंट 1 ने काम किया और ये स्टूडेंट 2 ने काम किया। स्टूडेंट 2 ने काम किया, ये स्टूडेंट 1 ने काम किया। तो ये स्टूडेंट बताइए यहाँ पे प्लस लगाएगा कि माइनस लगाएगा, इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको चेक करो। तो आपको बता दिया, अगर टाइम और x2 दोनों बढ़े तो पॉजिटिव, या दोनों घटे तो पॉजिटिव, और टाइम और x2 अगर एक बढ़े और एक घटे तो फिर नेगेटिव। तो लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो टाइम यहाँ पर जो वेरिएबल है, ये ऑलवेज बढ़ता ही बढ़ता है, ये कभी घटता ही नहीं, ये सबको पता होता है। जो टाइम वेरिएबल होता है ये हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये तो बढ़ गया, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा। x2 देखो टाइम बढ़ रहा है तो ये लेयर नीचे आ रही है, क्योंकि पानी निकलता जा रहा है, तो x2 भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बताइए क्या लिखेंगे, खुद बताइए क्या लिखेंगे, बताइए। प्लस की माइनस, बताइए प्लस आएगा, तो यहाँ पे ये प्लस आएगा, प्लस ऑफ dx2/dt, और ब्रैकेट में लिख के चलूंगा कि टाइम बढ़ रहा है तो x2 भी बढ़ रहा है। क्लियर हो गया फंडा। अगर दोनों में सेम चेंज है तो प्लस। अब यहाँ पर आ जाओ जरा, अपने आप बताओगे, अब अपने आप बताओगे v इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर आपको लिखना था प्लस माइनस प्लस माइनस dx1/dt। अब देखिए टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन टाइम बढ़ने के साथ साथ x1 घट रहा है, x1 घट रहा है। तो बताइए यहाँ पे प्लस की माइनस, माइनस आएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। ये फंडे की बात, ये फंडे की बात। तो देखो अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता है कि इसको प्लस लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे, और नीट वाले बच्चे तो बेहद परेशान होते हैं। नीट वाले क्यों, जेई वाले भी होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको आज की क्लास का मेन कॉन्सेप्ट है कि इसको प्लस कब लिखना है और इसको माइनस कब लिखना है। तो दोनों में अगर सेम चेंज हो, हालांकि मैं स्लोप से समझा कर लाया हूं, पर और अब मैं डायरेक्ट बात करने लग गया, लेकिन बात तो वही, जन्म तो इसका वहीं से हुआ है। तो जब सेम चेंज हो तो पॉजिटिव और अपोजिट चेंज हो तो नेगेटिव, एकदम आसान।
ठीक। और एक एग्जांपल देख लो, और एक एग्जांपल देख लो। जैसे ये हमने कोई रेफरेंस लाइन ले ली। रेफरेंस लाइन असल में वो होती है जो आपको समझाई थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जहाँ से पोजीशन मेजर होती है। अब देखिए दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये और एक पार्टिकल ये। आराम से देखो, अपने आप बताना। अब ये जो पार्टिकल है ये तो ऊपर जा रहा है और ये जो पार्टिकल है ये नीचे आ रहा है। तो अब आपको पता है इसमें जी ऐसे लगता है और इसमें भी जी ऐसे लगता है। अब ये किसका काम करेगा, अब आपको पता है, ये जो भी हो उसको छोड़िए। अब आप इक्वेशन में बताइए जी को, अगर इस जी को लिखना है तो इस जी को प्लस माइनस डी बी अपॉन डी टी अभी अभी पढ़ाया है, और इस जी को भी लिखना है प्लस माइनस डी वी अपॉन डी टी। जी वही है, बताइए दोनों में अंतर। देखिए जैसे यहाँ पर टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जैसे टाइम बढ़ेगा यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर टाइम एक ऐसा वेरिएबल है, ध्यान से देखना, टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या करेगी, बताइए, वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो सेम चेंज, दोनों में सेम चेंज, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पर बताइए जरा, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए, यहाँ माइनस आएगा। क्यों आएगा, आप समझ रहे होंगे कि टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा। तो जब अपोजिट चेंज आ जाए तो माइनस और पॉजिटिव चेंज आ जाए तो प्लस। ठीक। कुछ बच्चे इसको किससे जोड़ देते हैं कि रिटार्डेशन में नेगेटिव और एक्सीलरेशन में पॉजिटिव। अनशन बात मत कर देना ना, मैंने जो सिखाया वो बोलो। अभी ये बात मैंने बोली नहीं है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है और रिटार्डेशन नेगेटिव होता है, ये बात मैंने बोली नहीं है, अभी इसके बाद सिखाऊंगा। ठीक, पहले आप ये सीखिए। तो ये जो डी वी अपॉन डी टी कब पॉजिटिव, जब दोनों में सेम चेंज हो, तो वी बढ़े टाइम भी बढ़े तो पॉजिटिव, और जब टाइम बढ़े और वी घटे तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर ये भी बात एक क्लियर हटाएं। अब देखिए तो एक बात बताइए, कहीं भी जैसे ये ले लें हम, अगर v इधर है a इधर है तो 100% v बढ़ेगा, v इधर है और a इधर है तो 100% v घटेगा। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि व्हेन a वेक्टर इज, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा रहा हूं, अलोंग द v वेक्टर डायरेक्शन, बोलिए मैंने केवल, a वेक्टर इज अलोंग द v वेक्टर, देन a वेक्टर इज एक्सीलरेशन। ये सब अच्छे अच्छे पॉइंट है, क्वेश्चंस में आते हैं ऑब्जेक्ट में। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर का जब डायरेक्शन सेम होता है, जब बच्चों डायरेक्शन सेम होता है तो ये एक्सीलरेशन का काम करता है, और जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो फिर रिटार्डेशन का काम करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हेन ए वेक्टर का डायरेक्शन इज अपोजिट टू वी वेक्टर का डायरेक्शन, देन ए वेक्टर इज रिटार्डेशन। तो फिर ये रिटार्डेशन का काम करेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम है तो एक्सीलरेशन, और डायरेक्शन अपोजिट है तो रिटार्डेशन। क्लियर हो गया, क्लियर, हटाएं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट 5। इसी में बता रहे हैं। एक कंफ्यूजन और आता है बच्चों को, पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन, ऐसे ही आता है कंसेप्ट, पॉजिटिव रिटार्डेशन। प्लीज यार, ये तो मतलब हर बच्चे को डाउट रहता है, और एससीबी में ऑब्जेक्टिव सवाल भी दिए हुए हैं, प्लीज ध्यान से सुन लो। पॉजिटिव रिटार्डेशन एंड
नेगेटिव रिटार्डेशन। अब देखिए यहीं पर मैं आपको कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूं। बच्चों को ये लगता है कि नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन, कन्फ्यूजन क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब एक्सीलरेशन और नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन। 100% लगता होगा जो ड्रॉप पर कुछ पढ़ रहे हो वो जरा इस बात को जानते हैं, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। असल में क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव अपने डायरेक्शन से होती है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव अपने डायरेक्शन से होती है। एक बार और लिखता हूं, अब वेक्टर क्वांटिटी, या मैं लिखता हूं ऐसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ, बहुत अच्छी बात लिख रहा हूं, देखो पहले समझ लो, हालांकि वेक्टर में लिखा है था पहला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, the magnitude of a vector is always positive. Second point, a vector quantity is positive or negative due to its direction. A vector quantity can be नेगेटिव और पॉजिटिव ड्यू टू इट्स डायरेक्शन। अपने डायरेक्शन की वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। लिखो इस बात को, देखिए समझाते हैं इस बात को, ठीक है। तो जब भी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे वो किस वजह से करेंगे, डायरेक्शन की वजह से। देखो यहीं पे समझ लो, जैसे मान लो ये बॉल थी, अब मान लो ये ऊपर जा रही है, जी नीचे लग रहा है भाई साहब, बॉल नीचे आ रही है, जी नीचे लग रहा है भाई साहब। ये बताइए कौन है, ये रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन किससे पहचानते हैं कि वो उस मोमेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। अगर बढ़ाए तो एक्सीलरेशन पहचानेंगे और घटाए तो रिटार्डेशन। और ये किसका काम करेगा बताइए, एक्सीलरेशन का काम करेगा। क्लियर। अब देखिए जरा, अगर मान लीजिए मैंने नीचे वाले डायरेक्शन को, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना मेरे हाथ में, मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, ये लिया, तो अब जैसे यही तो आपको कंफ्यूजन है कि सर पॉजिटिव क्या है, तो देखो यहां पर जी भी क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन मैंने लिया वही है, तो जी पॉजिटिव है। तो ये नहीं कह सकते कि रिटार्डेशन है तो वो नेगेटिव होगा। रिटार्डेशन तो वो इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि उसने उस मूवमेंट पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाया। और वो पॉजिटिव किस वजह से आया, क्योंकि जो डायरेक्शन मैंने माना था वो उसके अलोंग था, इसलिए उसको मैंने क्या बोला, पॉजिटिव। समझ गए बात को, यही समझा दूंगा। दूसरा एग्जांपल भी देखो, इसी तरीके से बताइए, या एक्सीलरेशन पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव ही आएगा। तो फिर से मैं बता दूं, एक्सीलरेशन इस जी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसने इस मूवमेंट पर वेलोसिटी को बढ़ाया, और पॉजिटिव ये इसलिए आया क्योंकि इसका डायरेक्शन जो मैंने डायरेक्शन माना है उसके अलोंग है। अगर इसी में मैं ये कर देता, देखो इसी में ये होता, मान लीजिए इस बॉल को ऊपर उछाला, ये नीचे आ रही है, और यहां पे जी इधर लगेगा, यहां पर भी जी ऐसे लगेगा। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो आप जो डायरेक्शन मानेंगे उसके बाद डिसाइड होगा। फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो चुपचाप ये मत आंसर कर देना कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव, फालतू की बात। पॉजिटिव नेगेटिव तो वेक्टर का तब डिसाइड होगा जब आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, उससे पहले डिसाइड ही नहीं हो सकता। इस समय तो जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि कौन एक्सीलरेशन है और कौन रिटार्डेशन है। तो ये बताइए क्या है, ये रिटार्डेशन, क्योंकि ये इस मूवमेंट पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा रहा है। और ये क्या है बताइए, ये एक्सीलरेशन, क्योंकि ये इस मूवमेंट पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। अब देखिए डायरेक्शन मैंने ऊपर का ले लिया पॉजिटिव,
तो बताइए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव किस लिए पड़ा इसका नाम, नेगेटिव क्यों हुआ ये बताइए, इसलिए हुआ कि जो डायरेक्शन मैंने माना था उसके अपोजिट है। और ये क्या होगा बताइए, ये भी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया है ये उसके अपोजिट है। तो एक्सीलरेशन का पॉजिटिव नेगेटिव बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, रिटार्डेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। वो एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है, ये पहचान होती है कि अगर किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाए तो एक्सीलरेशन, और किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाए तो रिटार्डेशन। ये क्लियर हो गया, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब इसमें ठीक है, हटाएं, चलिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, कायदे से क्लियर कर लो। अब आता है इसमें स्पीड इक्वेशंस, तो चाहो तो इसको कॉन्सेप्ट 6 लिख लो, स्पीड इक्वेशंस। अब देखिए हम धीमे धीमे चीज़ों को वाइंड अप करते चले यार। स्पीड इक्वेशंस, तो स्पीड इक्वेशंस आपकी असल में क्या होती है, ए सबसे पहले डिफाइन करो, क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt, ये एक इक्वेशन होती है स्पीड इक्वेशन। दूसरी जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है, v डिफाइन किया तो इसको भी लिखो प्लस ds बाई dt, तो ये स्पीड इक्वेशंस कहलाती हैं। इन दोनों को मिला के एक तीसरी इक्वेशन और आती है, वो ये आती है, ध्यान से देखिए, अगर मैं a को लिख रहा हूँ प्लस माइनस ds बाई dt और दोनों तरफ इसमें ds से, गलत बोल गया मैं, अगर a को लिख रहा हूँ मैं प्लस माइनस dv अपॉन dt और दोनों तरफ इसमें मैं, ध्यान से देखना, ds से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, ds से, तो देखिए ये जो एक ds बाई dt है ये, ठीक, ये ध्यान से देखिए, तो एक क्या बन गया बताइए, प्लस माइनस, तो ये ds बाई dt बन जाएगा v, तो v dv अपॉन ds। तो ये तीन इक्वेशन आपकी स्पीड इक्वेशन कहलाती हैं, dv अपॉन ds, ये तीन इक्वेशन आपकी स्पीड इक्वेशन कहलाती हैं। इनको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहता हूं, तो ये भी स्पीड इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये भी कह सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ मोशन, इस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है। तो बहुत काम की इक्वेशन है तीनों, याद कर लो, ठीक है। ए को, अच्छा सब आई कहाँ से, डेफिनेशन से, एक्सीलरेशन वो टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों को मिला के वी डी बी अपॉन डी एस, ये भी आ जाती है, ठीक है। तीनों बड़ी यूजफुल हैं, तीनों के सवाल हम देखेंगे बहुत कायदे से। एप्लीकेशंस अभी देखते हैं, आज की क्लास में यही सिखाऊंगा और बड़ी बेहतरीन क्लास है, कड़ी मेहनत करके इसको कवर कर लेना। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते, एक एक चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, और अगली क्लास से तो सब नॉर्मल चलना ही चलना है। अभी ये थोड़ा सा क्या है कि वो पार्ट है जो जनरली टीचर स्किप कर जाते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, देख लीजिए जरा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ये दिया हुआ है, मतलब अब मैं केवल आपको स्पीड इक्वेशंस के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। स्पीड इक्वेशंस क्या क्या, एक बार और लिख लो, प्लस माइनस डी वी अपॉन डी टी, वी इक्वल टू प्लस माइनस डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी, और इन दोनों को मिला के एक और आती है प्लस माइनस वी डी वी अपॉन डी एस। तीन इक्वेशंस, ठीक है, तीन इक्वेशंस, ठीक है, इन्हीं के जरा यूज दिखा रहे हैं, ठीक। आइए अब देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं आराम से। v इक्वल टू दिया हुआ आपको 2t प्लस 3t स्क्वायर, तो इसमें तो साफ साफ दिख ही रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, टाइम बढ़ा वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन का केस है। अब जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है देखो वो अब क्लियर होगी आपको। यही यार मेरी पढ़ाने की स्टाइल रहती है, तरीका रहता है कि पहले मैं कंसेप्ट, फिर उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस जो भी पॉसिबल हैं, और इसी को मैं एक क्लास कंप्लीट मानता हूँ हमेशा। पूरी फिजिक्स में यही तरीका है। द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑरिजिन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑरिजिन, 2 सेकंड पर ऑरिजिन से पोजीशन बतानी है। अज्यूम पार्टिकल टू बी एट ऑरिजिन एट टी इक्वल टू 0। अब देखिए
अगर मैं इसके पाथ की बात करूं तो t इक्वल टू 0 पर आपको ये दिया हुआ है कि पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर ऐसा दिया हुआ है, देखिए ऑरिजिन एट t इक्वल टू 0, और इसमें आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे। आज माथे की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, मजा आ जाएगा। और t इक्वल टू 0 डालोगे, खुल के भी करेंगे सवाल, क्योंकि पिछली क्लास में कुछ चीज़ों को आपके बढ़ाया था, आज उनको एकदम फिनिश कर देंगे। और पूरे फिजिक्स में कभी भी अटकोगे नहीं इन चीज़ों को लेके। और जब t को 0 पुट करोगे तो बताइए वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, 0, तो u मैं 0 कह देता हूँ। u जनरली मैं इनिशियल वेलोसिटी को यूज करता हूँ, और v फाइनल, तो मैंने t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कह लिया तो वेलोसिटी 0 है। ठीक, अब आपसे पोजीशन पूछिए, पोजीशन, एक्सीलरेशन नहीं पूछा है। अगर एक्सीलरेशन पूछता तो जरा बताइए क्या करते, a क्या होता है dv/dt। अब आप ये कहेंगे सर प्लस के माइनस, अरे यार ये तो बढ़ ही रहा है ना, तो प्लस ही होगा, तो बाद बाकी अभी सोचते भी नहीं है, खरीदना डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 टी स्क्वायर का 6t। और अगर आपसे पूछता एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, बताइए a बराबर कितना आ गया, इसमें t को 2 पुट कर दो, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, ये आ जाता। पर आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछिए पोजीशन, हटाएं इसको, पोजीशन पूछिए। तो पोजीशन के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, इसको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस dx/dt, प्लस माइनस dx/dt, और बराबर 2t प्लस 3t स्क्वायर। हालांकि अभी कोई दर्द ही नहीं है। अब बताइए प्लस आएगा क्योंकि वेलोसिटी लगातार बढ़ी रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा, तो पोजीशन भी बढ़ती चली जाएगी, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा, ये आ गया। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, 2t dt प्लस 3t स्क्वायर और dt, उठा के इंटीग्रेट कर दो, हो गया। अब देखिए, और t इक्वल टू 0 पर लिमिट डालना सिखा चुका हूँ पिछली क्लास में, x इक्वल टू 0 है, और जब t इक्वल टू कितने पर पोजीशन पूछिए, 2 सेकंड पर, तो यहाँ पे t को 2 पुट कर दीजिए और पोजीशन x मान लीजिए। क्लियर, ये है। इसको इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा x, 0 से x बराबर, ये क्या आएगा बताइए, 2 इंटू ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 2, t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 2 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर, बताइए क्या आएगा, टी क्यू बाई 3 और 0 से 2। क्लियर। अब बताइए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आएगा x माइनस 0 बराबर, यहाँ पे लिमिट पुट करिए जरा, 2 इंटू बताइए 2 पुट करोगे 4, 4/2 2, और 0 पर तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 तो मर गया, तो ये आ जाएगा 8। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 दूनी 4 और 8 12, तो 12 मीटर। यार यही बेसिक क्वेश्चन खूब एग्जाम में आते हैं, प्लीज करिए आप। ठीक है, क्लियर। अब जरा इसको करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार ए ये दिया हुआ है 3 माइनस 4t स्क्वायर, t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 0, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसमें कुछ है ही नहीं, a को क्या लिखेंगे बताइए, प्लस माइनस dv/dt बराबर 3t माइनस 4t स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आप कहेंगे सर प्लस के माइनस, तो देखो मेरा एक आदेश है, अभी आपको कुछ पता तो है नहीं, जनरल मैथमेटिक्स है, तो जब पता होता है तभी प्लस माइनस तो यूज करोगे, कि बढ़ेगा घटेगा आपको कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे हम जनरल लेके चलते हैं, ध्यान रखना हमेशा चीज़ों में, मतलब यहाँ पे ओनली केवल dv/dt लेके चलेंगे, वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है इसको, कोई कन्फ्यूजन की ऐसी बात नहीं है इसमें। ठीक, यार पता थोड़ी ना आपको इस मूवमेंट पे क्या हो रहा है, वो अपने आप जनरल सॉल्व कर लेते हैं उसको हम पहले। तो यह आ जाएगा यहाँ से dv इक्वल टू 3dt माइनस 4t स्क्वायर dt, उठा के इंटीग्रेट कर दो।
अब लिमिट देखिए, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 0, ये 0 पुट कर दी। देन फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पर t इक्वल टू 1 लिखेंगे, t इक्वल टू 1, और यहाँ पर वेलोसिटी बराबर क्या, ऐसे लगा देते हैं। ठीक, लिमिट डालना सिखा चुका हूँ, लोअर लिमिट का रिलेशन लोअर वैल्यू से और अपर लिमिट का रिलेशन अपर वैल्यू से। देखिए जरा, यहाँ पर आ जाएगा ये v माइनस 0 लिमिट पुट करके इतना तो आ गया होगा। ये बताइए क्या आएगा, ये आएगा 3t² / 2 लिमिट 0 से 1 प्लस ये आएगा 4t³ / 3 लिमिट 0 से 1। तो ये आ जाता है v बराबर, बताइए कितना आ गया, ये आ गया 3/2 प्लस ये कितना आ गया 4/3, v इक्वल टू LCM 6 आ गया 9 + 8 17/6 मीटर पर सेकेंड, 17/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेक्ट है, एकदम आसान है, आपको अभी प्रैक्टिस होने वाली है यार, प्रैक्टिस से ही सब चीजें होंगी आसान, प्रैक्टिस करो तो सही मेरे साथ। फिर देखिए क्वेश्चन, ए अब की बार दिया हुआ है 2t + 4t², 2t + 4t²। Find the position of the particle from origin at t इक्वल टू 4 सेकेंड। दिया हुआ है at t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। पोजीशन पूछिए, ध्यान से सुनिए। तो अब देखिए a, अब आप इसको देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है, सुन लीजिए। a को आप लिखें dv/dt, सुन लीजिए, और dv/dt लिख के ये आ जाएगा 2t + 4t², सुन लो आराम से। या एक लिखें इसको, a को क्या लिखें बताइए, a को लिखें v dv/dx, ये भी तो लिखते थे। अब अपने आप समझ में आएगा आपको क्या लिखना चाहिए। अब देखिए, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर x है और यहाँ पर टाइम वेरिएबल है, तो ये यूज नहीं हो पाएगा, सब समझाएंगे, ये यूज ही नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर टाइम है, इधर भी वेरिएबल टाइम है, तो ये यूज हो जाएगा, तो वो नहीं लिखेंगे, यही लिख के काम चलाएंगे। ये शुरुआत के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे सोचना शुरू करते हैं। आप 2-3 चीज़ों को सोचकर स्टार्ट करिए, हर चीज़ आपको क्लियर होगी, चिंता ना करें किसी तरह की। तो यहाँ से आ जाता है dv बराबर 2t dt + 4t² और dt। पोजीशन पूछिए, ध्यान से देख लेना, पोजीशन, वेलोसिटी नहीं पूछी है। तो बताइए t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, मैंने पुट कर दिया, और t इक्वल टू t पर आप वेलोसिटी को v मान लीजिए। क्योंकि पोजीशन पूछी है तो पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उस वेलोसिटी को लिखूंगा मैं dx/dt, तब मैं पोजीशन पर पहुंच पाऊंगा। पहले ही समझा दूं आपको, तब मैं पोजीशन पर पहुंच पाऊंगा, ऐसे नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो अब आप इसको पहले इंटीग्रेट करो यहाँ से। तो इंटीग्रेट करके बताइए, वहाँ से आ जाएगा v - 0 बराबर, ये बताइए क्या आ जाएगा t²/2, और 2 से 2 मर जाएगा, तो ये सीधे t² आएगा। इतना सीखते हो। ये अरे यार, इसमें दिक्कत क्या है, लो, ये आ जाएगा 2 × t²/2 लिमिट 0 से t प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा, और इसको भी समझा चुका हूँ, यहाँ t² था, ये आ जाएगा 4t³ लिमिट 0 से t। तो v इक्वल टू ये आ जाएगा t² + 4/3t³। ये आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पर हमसे वेलोसिटी नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा है, पोजीशन पूछी है। इधर से हटा देता हूँ इसको, हमसे वेलोसिटी नहीं पूछी, हमसे पोजीशन पूछी है। तो बच्चों इसको v को फिर लिखेंगे dx/dt,
और dx बाई डी टी बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4/3t को सीखते चले जाओ, ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो dx आ जाएगा ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4/3t³ और dt, और फिर उठा के इसको इंटीग्रेट करेंगे। बताइए जब t इक्वल टू 0 है तो पोजीशन x इक्वल टू 0 दिए, देखिए t इक्वल टू 0 पर पोजीशन x इक्वल टू 0, ठीक। और जब t इक्वल टू कितना है 4, सीधे t इक्वल टू 4 तो x बराबर क्या, ये पूछा है। क्लियर हुआ? इतना पॉज करके इंटीग्रेट करो तो आपको अच्छा लगेगा। इसको तो हटा दूं बाद बाकी में, ये पूछा आपसे, ठीक। x बराबर क्या, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो देखिए x इंटीग्रेशन आ जाएगा, लिमिट 0 से x बराबर, यहाँ पर बताइए इसका टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 प्लस, और t की पावर q का इंटीग्रेशन बताइए 4/3 तो कांस्टेंट है, इंटू ये आ जाएगा t की पावर 4/4 और लिमिट 0 से 4, ये आ जाएगा x बराबर, ये बताइए क्या आएगा 64/3 प्लस 4 से 4 बन गया 1/3 इंटू ये कितना आ जाएगा 256। अरे 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 चौक 16 और 16 इंटू 16 256, ठीक। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू मेरे हिसाब से 3 LCM आ गया 64 प्लस 256 बराबर 0 1 0 नहीं, अरे यार 256 प्लस 64 0 12 3 320 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, दिस इज पोजीशन। क्लियर? एकदम आसान, एकदम आसान, बेसिक समझ गए कैसे आगे बढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए अब एकदम चीजें आने लगेंगी। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, वेलोसिटी इस फंक्शन से दी हुई है, फाइंड द एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिए क्या लिखेंगे, एकदम लिख लोगे सॉल्यूशन, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो v इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ए पूछा है तो a तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा dv/dt। dv/dt बताइए इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4t, इसका आएगा 4 प्लस 0। और अब पूछा आपसे कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर a की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, 2 पुट कर दीजिए इसमें तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4, तो a बराबर आ गया 8 माइनस 4 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए सवालों को, तभी चीज़ें आती हैं भैया, तभी आती हैं, ठीक है, तभी आती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस इज गिवन बाय, देखिए वेलोसिटी जो दी है अब की बार वो इस फॉर्मूले से दी है, पोजीशन का फंक्शन है, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, अज्यूम t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है। पहला पार्ट पूछा है फाइंड टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मैं आगे बाद में बढ़ूंगा, पहले इसी को कर लेता हूँ, पहले मैं इसी को कर लेता हूँ, ठीक है। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इसी को कर लेता हूँ मैं। देखिए जरा, वेलोसिटी का जो फंक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी का जो फंक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी दी है अल्फा रूट एक्स, और इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है आपको, दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी हुई है एट t इक्वल टू 0
x इक्वल टू 0। और एक बात और देख लो, जब x इक्वल टू 0 है तो x को 0 पुट करो तो वेलोसिटी भी 0 पुट आ रही है, मतलब t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो हमें फाइंड आउट करना है टाइम डिपेंडेंस ऑफ v एंड a, ये फाइंड आउट करना है, टाइम डिपेंडेंस ऑफ v एंड a। अब देखिए कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, देखिए आराम से देखिए। अब देखिए v को आप लिखिए dx/dt। अभी मैं बिना बोले लिखाई दे रहा हूं, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं खुशबू आने लग जाएगी क्या लिखें, क्यों लिखें इसको भाई, पोजीशन वेलोसिटी को टाइम डिपेंडेंस फाइंड आउट करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, x को फाइंड आउट कर लें, x को टाइम के फंक्शन में फाइंड आउट कर लें और x की वैल्यू पुट कर दें, वही तो हो जाएगा फिर। तो जब वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करेंगे तो dx/dt लिखेंगे, इक्वल टू आ जाएगा अल्फा रूट x। अब मैं आपको बता चुका था ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक जैसे वेरिएबल एक तरफ रखते हैं और एक जैसे वेरिएबल एक तरफ रखते हैं। तो बताइए इसको ले जाएंगे इधर रूट एक्स अपॉन dx अपॉन रूट एक्स बराबर अल्फा dt, उठा के दे मारो इंटीग्रेशन, कुछ ही नहीं। आपको दिया हुआ है कि जब t इक्वल टू 0 तो पोजीशन भी 0 है और जब t इक्वल टू t तो पोजीशन x है। कुछ धीमे धीमे आने लगेगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जरा बताइए, अगर इसका अलग से देख लो इंटीग्रेशन, बताइए क्या अगर मैं dx अपॉन रूट एक्स लिखता हूँ तो इसको लिखूंगा पहले x की पावर -½ और dx, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए क्या बताया था, x की पावर -½ +1 और जो पावर बन जाए वो हाफ आएगा, उससे डिवाइड कर दो तो ये x की पावर ½ अपॉन ½ तो ये आ जाएगा 2 रूट एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन जो आ गया, इसका इंटीग्रेशन वो आ गया 2 रूट एक्स लिमिट 0 से x बराबर अल्फा t, dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट पुट करूंगा 0 से t में तो t बनेगा। यार इतनी प्रैक्टिस मेहनत करके कर लो, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बेसिक स्मूथली फिजिक्स चलती है बहुत आसानी से। अब लिमिट पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 2 रूट एक्स -0 बराबर अल्फा t, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो x इक्वल टू 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, ये आशा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो x इक्वल टू 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ये x आप इसमें जाके पुट कर दीजिए, अब क्लियर, तो वो आ जाएगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ, एकदम पॉज करके उतार लो, पॉज ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए वेलोसिटी इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, तो v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, x की जगह कितना लिख देंगे 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी इक्वल टू आ गया अल्फा स्क्वायर t/2, ये आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब a फाइंड आउट करना है, तो a कैसे निकलेगा, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। a क्या होता है बताइए, a होता है सीधे dv/dt, ये तो यहीं से निकल आया, a होता है dv/dt। ये सब यार शुरुआत में बच्चों को 100% कठिन लगते हैं, मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे भी पता है ये चीज़ें कितनी दर्द देती हैं, परेशान करती हैं, कई बार मैथमेटिक्स परेशान करती है, लेकिन अड़ियल रवैया अपनाइए और इन जो चीज़ें कठिन हो उन पर तो अड़ जाओ, क्योंकि पूरी फिजिक्स में वही जहर बनती हैं, वही ग्रीन एरियाज बनते हैं, वही परेशान करते हैं। और किसी भी कठिन चीज़ को आसान करने का एकमात्र तरीका, वहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा लगा लो, कंसेप्ट को धो दो, रगड़ दो एकदम, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो a बराबर dv/dt, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया अल्फा स्क्वायर 2 इंटू t1, तो a बराबर अल्फा स्क्वायर 2, और a टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यों, a क्या है बताइए, कांस्टेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट है। क्लियर, ए कांस्टेंट है, ए टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर हुआ। फिर इसमें दूसरा पार्ट था, देखिए पहला तो हमने कर दिया, फाइंड टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक, इसको हटा दें यहाँ से, ये कर दिया।
ये सही है छोटा भी हो जाता है। अब कह रहा था मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम, मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम, एवरेज्ड ओवर द टाइम, ध्यान से सुनिए, दैट द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम, अरे दो बार लिख दिया क्या, दो बार लिख दिया, the mean velocity of the particle average over the time, that the particle average over the time, that the, ये दोबारा एक मिनट में दोबारा लिखता हूँ इसको, कुछ उसमें एरर हो गया, लिखते दोबारा लिख देता हूँ। जो सेकंड पार्ट है वो ये पूछा है, बी पार्ट जो पूछा वो ये है, फाइंड द, लिख देता हूं, फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड over the time, that the particle takes to cover first s meter of the path, लिखो पहले ये है, ठीक, ये क्वेश्चन है, फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, अभी अभी मैंने आपको इसी क्वेश्चन में जब फाइंड आउट किया है, समझा देते हैं, तो देखो मैंने एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन किया थी और वह बोला था कि ये बड़ा बेहतरीन तरीके से यूज होता है। तो जैसे मान लो कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको। तो इसका तरीका क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स इंटीग्रेट और नीचे डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2, लिमिट यहाँ भी x1 से x2। और अगर यही आपका टाइम का फंक्शन होता तो फिर मैंने क्या बताया था, एफ ऑफ टी और यहाँ डी टी और नीचे भी डी टी और लिमिट यहाँ भी t1 से t2 और यहाँ भी t1 से t2, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको तो कहते थे एवरेज ओवर पोजीशन और इसको कहते हैं एवरेज ओवर टाइम, बता चुके हैं। जब आप एफ टी का एवरेज वैल्यू ले रहे हैं तो एफ टी डी टी अपॉन डी टी ये क्या कहलाता है, एवरेज ओवर टाइम। और जब एफ एक्स का एवरेज ले रहे हैं तो एफ एक्स डी एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट जहाँ से जहाँ तक एवरेज चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको मैथमेटिक्स जो कैलकुलस वाली पढ़ाई थी वह पढ़ाया था और मैंने कहा था कि इतने बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये कंसेप्ट नहीं आता है तो बच्चे फंसते हैं, फिर फंसते हैं, आप ऐसे बैठ जाओगे पेन लेके, कुछ होना ही नहीं है, फंसते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज ओवर द पोजीशन और एवरेज ओवर द टाइम का। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल जरा सुनिए क्या है, फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम। तो किसकी एवरेज वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू चाहिए, ये चाहिए एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, v की एवरेज वैल्यू चाहिए, किस में, टाइम में चाहिए। तो क्या लिखेंगे बताइए, एफ ऑफ v जो आ जाएगा और डी टी और नीचे भी डी टी, लिमिट, यहां जरा सुनो, अब किस टाइम इंटरवल में चाहिए, ध्यान से देखो, दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ। तो पहले एस मीटर को चलने में जो पार्टिकल को समय लगे उसमें आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कॉन्सेप्ट है। तो टाइम कहां से फाइंड आउट होगा, जो पहले एस मीटर को चलने में पार्टिकल ने लिया होगा। प्लीज पॉज करके लिखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा अब देखिए वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप पहले x निकाल चुके थे, x का फंक्शन क्या आया था बताइए,
एक्स यार मुझसे हट गया है वो, प्लीज़ यार वो गलती हो गई, वो हटना नहीं चाहिए था, ठीक है। एक्स का फंक्शन हमने अभी अभी निकाला था, तो एक्स आया था, याद करो इसको जब सॉल्व किया था 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू आई थी। अब बताइए पहला एस मीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो इसकी जगह एस पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1/4 अल्फा स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर, उसका क्या ले लेंगे रूट, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 2 अपॉन अल्फा रूट एस, ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो यहाँ पे टाइम की लिमिट जाएगी वो 0 से t और 0 से t, जहाँ पे t की वैल्यू कितनी है बताइए, t यहाँ से फाइंड आउट करना होगा इस सवाल में 2 अपॉन अल्फा रूट एस, ये कॉन्सेप्ट है प्लीज यार, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी क्या आया था, अभी निकाला था, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी हमने फाइंड आउट किया था। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो आया था वो आया था अल्फा स्क्वायर बाई 2 और डी टी, ये निकाल चुको, प्लीज पिछले पेज पर देख लेना, मुझसे डिलीट हो गया है। अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 टी, ये आया था वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, प्लीज यार निकाल चुके हैं, पिछले पेज पर देख लीजिए। तो अब मैं जरा इस सवाल को हटा देता हूँ यहाँ से और वही सॉल्व कर देता हूँ। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी एवरेज वैल्यू, ये वैल्यू, तो वी एवरेज, अब वो एफ बी जो निकालना था 0 से टी की वैल्यू बाद में पुट कर देना या अभी पुट कर दो, चलो टी लिख लो, और वी बताइए कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 और टी और डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा डी टी। ये यार आपको बहुत ही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 0 से टी लिमिट पुट करोगे बताइए क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 सीधे सीधे आ जाएगा, और टी का इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई 2, इतना तो आता ही है, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 से टी डालेंगे तो टी आएगा, इसमें लिमिट 0 से टी डालेंगे तब भी ये वही आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 टी, टी से टी एक मर जाता है, कितना आ गया बताइए, आ गया 1/4 अल्फा स्क्वायर टी, ठीक। तो वी एवरेज की जो वैल्यू आ गई 1/4 अल्फा स्क्वायर इंटू टी, टी की वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे, टी की ये वैल्यू पुट होगी कितनी 2 अपॉन अल्फा रूट एस, दिस इज योर आंसर। प्लीज यार रिपीट करके देख लेना, पीछे वीडियो को बैक करके देख लेना किसी को डाउट हो तो। एक अच्छा क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ये देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक मिनट, ये ऐसा ही क्वेश्चन है सिमिलर, इसको कर लो जरा। देखिए, अब बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी, इस फंक्शन से वेलोसिटी दी हुई है, सिमिलर क्वेश्चन है तभी मैंने इसको आगे बढ़ा करा दिया है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम t equal to 1 second to 2 second given that at t equal to 0 x equal to 0। तो v की फिर से एवरेज वैल्यू पूछिए प्लीज, इसलिए सब पढ़ाया था। तो बताइए v एवरेज क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे v dt और नीचे भी dt। अब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होना चाहिए जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2t + 4 और dt और नीचे dt, यही करेंगे बेसिक मेथड। अच्छा, आपसे किस इंटरवल में पूछा है, 1 सेकंड से 2 सेकंड, तो ये लिमिट पुट कर दीजिए 1 से 2 सेकंड, यहाँ भी 1 से 2 सेकंड। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए यार, इतना आता है, 2t का इंटीग्रेशन बताइए, ये आएगा 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 का इंटीग्रेशन, ये आएगा 4t, लिमिट आ जाएगा 1 से 2, और यहाँ पर आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 1 से 2। क्लियर। तो v एवरेज इक्वल टू, जरा लिमिट पुट करिए, 2 से तो 2 मर गया, 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस इसमें 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस फिर 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 प्लस 4। अच्छा क्वेश्चन है प्लीज यार, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बराबर ये आ जाएगा 12 माइनस 5 बाई 1 बराबर 7 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा।
ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर ही कुछ बच्चे, हो सकता है काफ़ी देर से सोच रहे हों, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने एवरेज वेलोसिटी की तो कोई बात और बताई थी। बिल्कुल बताई थी, उस मेथड से भी करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने जो मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, उससे कर दिया है। अभी देखो उससे भी बताता हूँ, तो इसको हटा दूँ या चलो आगे के पेज पर, क्या बैक पेज पर ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। अच्छा याद रखना ये 7 आया, ठीक है। तो देखो दूसरे मेथड से भी 7 आएगा, पेज आगे पीछे खाली नहीं है, इसलिए मैं हटा रहा हूँ इसको। देखिए दूसरा मेथड जो बताया था, मेथड 2 बताया था हमको मैंने, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या था बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये भी तो बताया था। कुछ बच्चे इसी का सपना देख रहे हैं बहुत देर से। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया नहीं है, आप भले ही करके देख लेना, आंसर वहां भी मैच करेगा। इसमें करके दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर जरा पार्टिकल को समझते हैं। आपको बाद बाकी कुछ दिया था कि t इक्वल टू, चलिए कर लेते हैं 1 सेकंड से ये, चलिए हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि t इक्वल, देखो वेलोसिटी का फंक्शन तो आपको दिख ही रहा होगा, क्या है बताइए, 2t + 4 दिया, ये दिया है। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी यही मान लेते हैं, t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, 4, और यहीं से मान लेते हैं x इक्वल टू 0 से चला, ठीक है। अब देखिए, अब आपको t इक्वल टू 1 सेकंड पर जाना होगा, एक तो यहाँ आएगा कहीं, और एक t इक्वल टू 2 सेकंड पर जाना होगा, t इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक। अब यहाँ पर कोई वैल्यू होगी x1 की, होगी, बिल्कुल होगी, लिख देते हैं। यहाँ पर कोई x2 की वैल्यू होगी, ये वैल्यू पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब भाई अब ये देखिए, जो t1 से t2 का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा यहाँ पर कोई डायरेक्शन और मोशन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो अभी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अभी तक आप बहुत सारे सवाल करते थे जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता था। अरे यार जहाँ होता था वहीं तो चेंज करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। देखिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे v को 0 करेंगे तो t की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। देखिए आसान होता है कि जब 2t + 4 को आप 0 करेंगे तो t यहाँ से -2 आ जाएगा। नेगेटिव टाइम तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये वेलोसिटी कैसी है बताइए, लगातार बढ़ने वाली वेलोसिटी है। तो एक पार्टिकल कभी नहीं लौटेगा, इधर एक बार चल देगा तो चलता ही चला जाएगा, और टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो इसलिए मैंने कह दिया। अब ये जो भी यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा x2 - x1, तो जो v एवरेज हो जाएगा ये हो जाएगा सीधे सीधे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t कितना 2 - 1, और ये जो भी आ जाएगा ये आ जाएगा x2 - x1 अपॉन 2 - 1, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये आपको x फाइंड आउट करना होगा, तो अब आपको v इक्वल टू दिया 2t + 4। अब v को लिखना पड़ेगा dx/dt, देखो आ गया ना, ये बराबर आ जाएगा 2t + 4। अब कोई कहे कि सर इस मेथड से करेंगे उस मेथड से, यार मेथड सब अच्छे होते हैं, जहाँ मौका मिल जाए वहाँ चौका लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होती। मेथड सब अच्छे होते हैं, ये सब फर्जी की बातें होती हैं, ठीक है, इसलिए सब चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से dx इक्वल टू 2t dt + 4 dt, उठा के इंटीग्रेट कर दो। बताइए जब t इक्वल टू 0 तो हमने क्या माना, t इक्वल टू 0 पर x को 0 मान लिया तो 0 से चलाया, और जब t इक्वल टू t तो x को x मान लिया, ठीक। तो x - 0 इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बताइए, 2 बाहर आएगा, t का इंटीग्रेशन t² 2, 2 से मरेगा तो ये आ जाएगा t², 0 से t, प्लस यहाँ क्या आएगा बताइए 4t 0 से t, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा x बराबर, ये क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा t² प्लस ये कितना आएगा बताइए 4t, ठीक। क्लियर हुआ, तो x का जो फंक्शन आ गया वो ये आ गया। अब t इक्वल टू 1 सेकंड पुट कर दो, तो t इक्वल टू 1 सेकंड जब पुट करोगे तो t² 1 बनेगा, ऊपर से हटा के निकाल दें इसको। देखिए अब x आपको क्या मिल गया, x आ गया बेटा t² + 4t। अब देखिए यहाँ से 8
t इक्वल टू 1 सेकेंड, बताइए x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 सेकेंड जब पुट करोगे तो x1 की वैल्यू 5 एंड x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे यार x2 थोड़ी यहाँ लिखेंगे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, बताइए वो x2 है। जब 2 सेकेंड पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 8 बराबर कितना? 12। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी बराबर x2 - x1, ये आ जाएगा कितना? 12 माइनस कितना? 5 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 7 मीटर पर सेकंड। क्या पहले यही आया था 7? बिल्कुल आया था। दोनों मेथड से एक ही आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एकदम फंडे क्लियर। यार प्लीज बहुत अच्छे से कर लेना, यहां पर बच्चे अटक जाते हैं, कड़ी मेहनत कर लेना प्लीज। इसलिए एक एक सवाल इतने मन से करा रहा हूं, इतने क्वेश्चंस करा रहा हूं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ए दिया इस फंक्शन से, ए दिया ये फंक्शन, ठीक, ए बराबर दिया है 8t + 6। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। इफ एट t इक्वल टू 0 इट स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड u इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं वो 1 मीटर पर सेकेंड। ये मतलब है इसका यार। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी को लिखेंगे क्या? dv/dt। सॉरी गलत लिख दिया। पहले आपको a को क्या लिखेंगे? dv/dt लिखेंगे और dv/dt आ जाएगा 8t + 6। तो यहां से ये dv इक्वल टू आ जाएगा 8t dt + 6 dt। उठा के इंटीग्रेशन करेंगे, यही तरीका है। अब तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी अब आपको भी। अब बताइए क्या दिया हुआ है? जब t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी 1 है। देखो यहाँ लिमिट 0 नहीं पड़ेगी, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू 1 दी है। ये दिस इज कॉन्सेप्ट, ये 1 पड़ेगी यहाँ पर वैल्यू, ध्यान से देख लो, क्यों दी हुई है t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी 1 दी हुई है। और जब t इक्वल टू t तो वेलोसिटी v। तो यहाँ से जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा लिमिट 1 से v, क्योंकि dv का इंटीग्रेशन v और लिमिट 1 से v, तो 1 से v। इसलिए कैलकुलस पढ़ाई थी, समझ रहे हो। और अगर कच्ची है कैलकुलस तो आगे मत बढ़ना, मेहनत कर लेना। इसलिए 8t, 8 तो एज इट इज रहेगा और t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t²/2 लिमिट 0 से t प्लस 6 dt का इंटीग्रेशन 6t लिमिट 0 से t। तो यहाँ पर आ जाएगा v - 1 इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 × t²/2 प्लस 6t। ये आ जाएगा v - 1 इक्वल टू 4t² प्लस 6t। तो यहाँ से v इक्वल टू 4t² प्लस 6t + 1 ये आ जाएगा। पॉज करके उतारिए। क्लियर हुआ? तो v मिल गया। मैं इसको हटा दूं, v निकाल लिया। v मिल गया तो आपने v फाइंड आउट कर लिया 4t² प्लस 6t + 1। पूछा क्या है? पोजीशन पूछी है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है। तो अब इसको लिखना पड़ेगा बेटा dx/dt। ये आ जाएगा 4t² प्लस 6t + 1। तो यहाँ से आ जाएगा dx इक्वल टू 4t² dt प्लस 6t dt और प्लस dt उठा के फिर इंटीग्रेशन दे मारो इसमें। ये अब बताइए जब t इक्वल टू 0, तो अब देखिए t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 तो पड़ जाएगा। लेकिन अच्छा पूछा क्या है कि जब t इक्वल टू कितना 3 सेकंड, तो चाहो तो सीधे पुट कर दो, नहीं t इक्वल टू t पुट कर दो और बाद में निकाल लेना इसको, और यहाँ पे x इक्वल टू x। ठीक, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हटा दो इसको, अब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब देखिए यहाँ से, अब देखिए ये dx इसका इंटीग्रेशन x, ये आ जाएगा 0 से x बराबर, अब 4t स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए, 4t³ 3 लिमिट 0 से t प्लस 6t dt, 6 तो बाहर आएगा, t का इंटीग्रेशन 6t²/2 लिमिट 0 से t प्लस dt का इंटीग्रेशन t। ये आ जाएगा x माइनस 0 बराबर, बताइए क्या आएगा, 4t³ प्लस 3t² प्लस t। अब आपको चाहिए था पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड x इक्वल टू, बताइए कितना आ जाएगा, 4/3 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, बताइए कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू ये आ जाएगा 27 प्लस 27 प्लस 3, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 9 प्लस 30, x इक्वल टू 36 प्लस 30 बराबर कितना आ गया, 66 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 66 मीटर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आराम से पॉज करके ट्राई करो। आराम से पॉज करके ट्राई करो। अब की बार एक्सीलरेशन पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, अब की बार एक्सीलरेशन पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है। द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय a बराबर 6x² प्लस 2x प्लस 5। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 3 मीटर। गिवन ये सब डाटा दिया हुआ है लिमिट डालने के लिए, ठीक है। अब देखिए a दिया हुआ है 6x² प्लस 2x प्लस 5, इसको क्या लिखेंगे बताइए, v dv/dx लिखेंगे, या मैं एक मिनट और समझाना चाहूँगा। अब किसी के मन में आएगा इसको लिख लें dv/dt, तो dv/dt आप लिख भी लेंगे 6x² प्लस 2x प्लस 5, तो इससे मिल क्या जाएगा, क्योंकि ये तो टाइम का है और इधर पोजीशन है, इससे काम बनेगा नहीं। तो इसको और दूसरा फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ये था v dv/dx, था कि नहीं था, बिल्कुल था, यही लिखिए आप। तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 2x प्लस 5, ये काम करेगा, क्योंकि जब dx इधर जाएगा तो ये x का वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा v dv इक्वल टू 6x² dx प्लस 2x dx प्लस 5 dx, उठा के इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। देखिए जब x इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी की वैल्यू ध्यान से देखना 2 दी है, यही कॉन्सेप्ट सीखने अभी से आपको। तो लिमिट यहाँ पे 2 पड़ेगी भैया, 2 0 नहीं, क्योंकि दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 2 है। पूछा क्या है, फाइंड द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3, और अब ये वेलोसिटी पूछी है बराबर क्या, ये निकालना है। आ जाएगा, टेंशन ना लो, मेरे हाथ पे इसलिए मत जाओ, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं तो खूब प्रैक्टिस है, आज तुमको भी जाएगा, थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसको आप कर लीजिए इंटीग्रेट, बताइए v dv का इंटीग्रेशन v²/2 लिमिट 2 से v बराबर 6x² का इंटीग्रेशन x³ 3, ये आएगा, ठीक, 6 इंटू x³ लिमिट 0 से 3 प्लस 2x dx का इंटीग्रेशन 2x² 2 लिमिट 0 से 3 प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन 5x लिमिट 0 से 3,
क्लियर हुआ? तो ये तो आज कितना आ जाएगा बताइए, v² माइनस 4/2 बराबर, ये 3 से 2 बार मर जाएगा और 2 इंटू यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो 27 आएगा, इतना तो जानते होगे, 3 का क्यूब 27 होता है, ओके, प्लस 2 से 2 मर जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस ये आ जाएगा 5 इंटू 3, ठीक, तो ये आ जाएगा v² माइनस 4/2 बराबर, ये आ जाएगा 54 प्लस 9 प्लस 15, जरा जोड़िए इसको, जोड़िए, जोड़ लो यहाँ पर 15 9 54 9 5 14 और 4 18 और 1 6 78, तो ये आ गया 78, ठीक, इधर से हटा दें, तो ये आ जाएगा भाई लोगों v² माइनस 4/2 बराबर 78, v² इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 8 16 2 7 14 15 प्लस 4, v² इक्वल टू आ जाएगा 160, v इक्वल टू, कुछ गड़बड़ी हुई है इसमें यार, कुछ गड़बड़ी हुई है, प्लीज़ कैलकुलेशन चेक करने पड़ेंगे कि इसका आंसर 12 आता है, कुछ गड़बड़ी हुई है इसमें, कुछ हुई है भैया, शायद यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, हाँ? नहीं ठीक है, अगर ये लिमिट है तो उसके हिसाब से ठीक है, ये लिमिट है तो ठीक है, यही आंसर आएगा, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, चेक कर लिया, क्लियर? अब यार ये है कि काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करा दिए, अब 2-3 क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो तो फायदे में रहोगे, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो, स्क्रीनशॉट लेके उतारो इसको, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, होमवर्क में करेंगे इसको, और डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है, इसका डाउट होगा तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा इसको, ये भी होमवर्क में करिए। ये क्वेश्चन भी होमवर्क में लिखिए, a बराबर 2t माइनस 1, ठीक, और at t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 v इक्वल टू 2 determine the particles velocity and position where t equal to 6 second, also determine the total distance of the particle traversed during this time period। बहुत अच्छा सवाल है, करिए, ये भी होमवर्क में लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी होमवर्क में लिखिए। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, ठीक है, इफ एट t इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0 फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट s मीटर। अच्छा सवाल है, करके देखिए, करिए प्लीज, बहुत अच्छा सवाल है, डाउट हो तो बता देना कौन सा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे व्हाट्सअप नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर ये है मेरा यार, स्क्रीनशॉट भेज देना, वही मैं कर दूंगा, 8009796826 यार, आप ठीक है, इस पर व्हाट्सअप कर देना अगर डाउट हो तो, होगा डाउट तो भेजना, तो मैं अगली क्लास में यहीं से सॉल्व करूंगा, शुरुआत में या आखिरी में, ओके। ये भी आप घर से करेंगे, x इक्वल टू 3t² माइनस 2t³ एक्चुअली थोड़े असाइनमेंट दे नहीं पा रहे हैं तो होमवर्क के क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया करेंगे, अभी चिंता ना करो, वैसे तो मैं खूब क्वेश्चंस करा रहा हूँ भाई। Find the time taken by the particle to reach its maximum positive x value, the distance traveled and displacement of the particle from t equal to 0 to t equal to 4, velocity and acceleration at t equal to these instants। करिए इसको होमवर्क में। और एक लास्ट क्वेश्चन ये करना है, x इक्वल टू दिया हुआ है, ये क्वेश्चन t³ माइनस 9t² प्लस 15t, फाइंड द मैक्सिमम एक्सीलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से 10। एक से एक बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अड़ जाइए सवालों पर और स्क्रीनशॉट भेज देना, या मैं डिस्कस ही कर दूंगा, वही ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, डिस्कस ही कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए।